गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो टॉपिक था आपका परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण। तो आपने उसमें क्या देखा था, उसमें पढ़ा था आपने कि श्वेत प्रकाश की जो किरण होती है वो 7 रंगों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक यानी कि एक पर्टिकुलर एक स्पेक्ट्रम बन जाता है, जिसको हमने शॉर्ट में एक नाम दिया था विवग्योर, BIVGYOR। ठीक है ना। पर परिक्षेपण पे आधारित कुछ घटनाएं हमने पढ़ी थी, तो इसी टॉपिक को आगे लेते हुए इसी घटना पे आधारित एक टॉपिक और है, जिसको हम बोलते हैं, एक घटना है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष का मतलब होता है रेनबो। जैसे बारिश के दिनों में हमेशा जो दिखाई देता है कलर का एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है 7 कलर का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष बोलते हैं। तो इंद्रधनुष क्या होता है कि जब बारिश के दिन होते हैं, ठीक है, तो वायुमंडल में जल की कुछ बूंदें रह जाती हैं, और जब सूर्य की किरणें उन बूंदों पर आपतित होती हैं, यानी कि उनके ऊपर प्रवेश करती हैं उन बूंदों के अंदर, तो वो श्वेत प्रकाश 7 कलरों में परिक्षेपण के कारण क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। ठीक है, और सूर्य के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में हमें क्या मिलता है, एक स्पेक्ट्रम के रूप में दिखाई देता है, जिसको हम बोलते हैं इंद्रधनुष। क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष। तो वही चीज है यहाँ पे। तो इसको हम लिख सकते हैं, परिभाषित भी कर सकते हैं। ऐसे लिखेंगे, बारिश के दिनों में वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण, परिक्षेपण के कारण वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, विभक्त हो जाता है। ठीक है, और सूर्य के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। तो ये एक इंद्रधनुष की सीधी सी एक परिभाषा हो गई। ठीक है, सीधी सी परिभाषा है कि रेनबो क्या होता है। हमने देखा होगा बारिश के मौसम में ऐसा अक्सर होता है। तो मुख्य कारण जो है वो ही है, परिक्षेपण ही है। ठीक है, अब परिक्षेपण तो आपने कल पढ़ ही लिया, स्पेक्ट्रम के बारे में भी कल जाना था कि कौन कौन से कलर होते हैं उसके अंदर। तो ऐसे ही इस इंद्रधनुष के 2 प्रकार और होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 2। तो देखो, इंद्रधनुष तो एक प्रकार होता है प्राथमिक इंद्रधनुष। कौन सा होता है, प्राथमिक। और दूसरा जो प्रकार होता है बेटा वो होता है द्वितीयक, जिसको हम सेकेंडरी इंद्रधनुष ही बोलते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक। तो प्राइमरी यानी कि प्राथमिक हो गया, और सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक हो गया। ठीक है, अब प्राथमिक इंद्रधनुष इन दोनों इंद्रधनुषों में जब बनते हैं तो इनमें क्या होता है,
कुछ घटनाएं उपस्थित होती हैं। जैसे कि इसमें तो होता है 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है जब। और इसमें क्या होता है, 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन और 1 बार क्या होता है, अपवर्तन होता है। ठीक है ना। तो इसमें तो होता है 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये याद रखने वाला पॉइंट है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, याद रखने वाला बिंदु है ये। और इसमें क्या होता है, 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन ठीक है, और 1 बार क्या होगा, 1 बार अपवर्तन होगा। ये बिंदु इसका याद रखने लायक है। ठीक है बेटा, तो ये दोनों मुख्य बिंदु हैं इसके। क्वेश्चन भी आ जाता है कि प्राथमिक या द्वितीयक इंद्रधनुष में कौन कौन सी घटनाएं उपस्थित होती हैं। तो ऐसे आपको याद रखना है। अभी वो चित्र एक डायग्राम बना के इस चीज को समझाएंगे कैसे क्या है। तो ऐसे आपको ये वर्क करना है पूरा। इसके बाद इसमें जो स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है ना, स्पेक्ट्रम का मतलब कलर का जो कॉम्बिनेशन होता है, वो हमेशा कहां से कहां होता है, क्रम जो होता है वो लाल से बैगनी की तरफ होता है, यानी कि रेड कलर से बैगनी की तरफ। ठीक है, और इसमें जो दर्शन कोण होता है वो होता है लगभग 2 डिग्री। कितना होता है, 2 डिग्री। तो ऐसे ही 2 बार उसमें हम अपवर्तन को प्रदर्शित कर सकते हैं और 1 बार क्या कर सकते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से कैसे व्यक्त करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। वो कैसे है, तो जैसे देखो, प्राथमिक इंद्रधनुष, इंद्रधनुष ये सपोज ये जल की बूंदें हैं वायुमंडल में। ठीक है, और यहां पर आपका सूर्य है, ये सूर्य है। ये क्या है, सूर्य। ये पृथ्वी का क्षैतिज तल है, यहां पे कोई आदमी खड़ा हुआ है। ठीक है ना, आंख जो है। अब इसमें हमें करना क्या है, इसमें ये करना है, इसमें हमें 2 बार क्या करना है, अपवर्तन को प्रदर्शित करना है और 1 बार क्या करना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को प्रदर्शित करना है। ठीक है, और मैंने क्या बताया कि इसका जो स्तर यानी कि स्पेक्ट्रम का जो क्रम होता है वो लाल से कहां होता है, बैगनी की ओर होता है। ठीक है ना, तो ऐसे हमें प्रदर्शित करना है। तो लाल यानी कि रेड कलर यहां आ जाएगा और बैंगनी नीचे की तरफ, यानी कि वॉयलेट। अब ये जल की बूंदें, तो यहाँ ये आपका एक अंश माध्यम हो गया, एक तरीके से वायु वाला माध्यम। ठीक है ना, ये जल की बूंद यानी कि जल अवेलेबल है तो कौन सा माध्यम हो जाएगा, सघन माध्यम। यहां से किरणें जैसे इस पे आपतित हो गई हूं। ठीक है ना, तो ये बेंड हो जाएगी ऐसे, और यहां से ये अंदर चल के यूं इसमें एक एंगल बन जाता है बाहर की तरफ ऐसे। ठीक है, यानी कि यहां से किरण आई विरल से, सघन में गई, सघन तरफ बेंड हो गई, फिर अंदर सघन ही सघन है, फिर यहां से वापस आई
अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, अंदर ही अंदर घूम रही है किरण, ठीक है ना, और वापस से इसमें अपवर्तन के थ्रू ये यहाँ पे आ गई। तो एक चीज तो ये है। दूसरी चीज, इसमें डायरेक्शन शो करना कंपलसरी है, और यहाँ पे जो एंगल का मान बनता है, ठीक है ना, वो बनता है आपका 42 डिग्री, यानी कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 42 डिग्री का बनेगा, अभी बना के दिखाएंगे। ऐसे ही ये तो हो गया लाल रंग के लिए, ऐसे ही होगा आपका किसके लिए, बैंगनी रंग के लिए। तो बैंगनी रंग के लिए हम कैसे करेंगे, सेम ऐसे ही, यहां से किरण आई ऐसे, ये बैंड हो गई इसमें, ठीक है, ये अंदर घूम ही रही है इसके, और ये वापस से यहां चली जाएगी इस बिंदु पर। तो देखो ब्रल माध्यम हो गया, ब्रल से सघन में आई तो बैंड हो गई, ठीक है ना, फिर अंदर के अंदर घूम रही है ये, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, अंदर जिस माध्यम में है उसी माध्यम के अंदर है, सघन ही सघन माध्यम में है ना ये। अब सघन से वापस से सघन से अब फिर दोबारा से क्या हो रहा है, इसका अपवर्तन हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो एंगल बनाता है ये लाल रंग वाला, तो ये तो होता है आपका 42 डिग्री क्षैतिज से, और ये होता है आपका लगभग 40 डिग्री, ठीक है ना, ये आपका क्षैतिज हो गया। तो इसमें ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो आपका कौन सा है, प्राथमिक इंद्रधनुष से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो यहां पे जो अंतर होता है ये दर्शन कोण, दर्शन कोण, तो ये होता है इसमें 2 डिग्री। कितना होता है इसमें, 2 डिग्री। तो यहां पे हम लिख सकते हैं 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये प्रक्रिया इसमें घटित होती है, ठीक है ना। तो ऐसे आप इस स्ट्रक्चर को बना सकते हो। ऐसे ही दूसरे टाइप का जो इंद्रधनुष है वो होता है आपका कौन सा, द्वितीयक इंद्रधनुष। तो यहां हम लिख सकते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष। यानी कि सेकेंडरी रेनबो। अब इसमें क्या होता है, चेंज होता है। यहां पर आपका 2 बार अपवर्तन था, 1 बार क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, जबकि अब इसमें क्या होगा, 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा और 1 बार क्या होगा, अपवर्तन होगा, ठीक है ना। स्पेक्ट्रम का जो क्रम है वो चेंज हो जाएगा, बैंगनी से कहां होगा, लाल की तरफ होगा, ठीक है। यहाँ पे जो दर्शन कोण होता है वो लगभग 3 डिग्री के लगभग होता है। कितना होता है, 3 डिग्री के लगभग। तो ये इसमें चेंजेज आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। दर्शन कोण का चेंज याद रखना है, इसमें 2 होता है, इसमें 3 होता है, अभी दिखाएंगे बना के। ये चीज याद रखनी है कि कौन कौन सी घटनाएं के कारण आपका इंद्रधनुष बनता है। 2 बार अपवर्तन इसमें, जबकि 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसमें होगा, 1 बार अपवर्तन होगा, ठीक है ना। ऐसे याद रखना है। अब इसको जब हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो सूर्य 2 बूंद लेंगे, ठीक है ना, और 2 बूंद लेके देखो ये बूंद हो गई, ये जल की बूंदें हैं, ये आपका सूर्य हो गया, ठीक है बेटा। अब आपको करना क्या है, इसमें पहले लिख देते हैं 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, व 1 बार अपवर्तन। ये प्रक्रिया होती है इसमें, ठीक है ना। ये क्रम यहाँ पे होता है, बैंगनी ऊपर की तरफ,
और लाल होता है नीचे की तरफ, ठीक है ना। आगे की जो प्रक्रिया वो क्या है इसमें कि यहां से किरण आई इसके ऊपर, ये किरण आ रही है सूर्य की, और आने के बाद ये कौन सा माध्यम हो गया, विरल माध्यम। ये कौन सा हो गया, सघन माध्यम। ऐसे ये अंदर घूमती है। अब ये सघन से कहाँ जाएगी, विरल में। यहाँ आपका क्या है, क्षैतिज तल है, और वापस से ये ऐसे घूम जाती है, ऐसे अंदर ही अंदर 2 बार यहाँ पे पूर्णांतरिक परावर्तन होता है, यानी कि यहाँ से ऐसे फिर बाहर की तरफ घूमेगी। ऐसे इसमें हमें करना है लाल कलर में, थोड़ा सा चेंज है बस डायग्राम में। उसमें क्या करना है, यहां से ऐसे, इसमें भी लगभग ऐसे ही है, और यहां से इसको घुमा देना है ऐसे, अंदर ही अंदर। तो इसमें जो मेन है दर्शन कोण, इसमें जो आता है कितना, 3 डिग्री का। कितना आता है इसमें, 3 डिग्री। तो 3 डिग्री जब आएगा तो वो होगा आपका कौन सा, कि लाल जो रंग है उसका जो झुकाव होता है वो लगभग कितना होता है, 51 डिग्री पे, यानी 36 से ये बन जाता है 51 पे, और ये बनता है लगभग 54 डिग्री पे। कईयों में 50 और 53 भी दे रखा है, आप 51 और 54 कर सकते हो। तो दर्शन कोण इसमें जो होता है वो कितना होता है, लगभग 3 डिग्री का। तो इस तरीके से आप इन चित्रों को यहाँ पे प्रदर्शित कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये प्राथमिक की कंडीशन है, ये सेकेंडरी की कंडीशन है। ये प्राथमिक का दर्शन कोण है, ये सेकेंडरी का दर्शन कोण है। तो ये 3-4 इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो इनको आप यहाँ पे ऐसे यूज करोगे। तो थ्योरेटिकल पार्ट है और उसी घटना पे आधारित है। ऐसे इसमें एक जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो आपने पढ़ा हुआ है आंख नेत्र संरचना के बारे में। नेत्र की जो संरचना होती है, ये ऊपर का जो भाग होता है वो कौन सा होता है, बाहर का कॉर्निया होता है, जिसको शटर भी बोलते हैं। अगर हम बंद करेंगे तो आंख बंद हो जाएगी, इसको खोलेंगे तो खुल जाती है। गेट हो गया ना ये आंख का। उसके अंदर जैसे हम जाते हैं तो साइडों में जो हमारी जो मांसपेशियां होती हैं उसको हम बोलते हैं पक्षगामी पेशियां, जो इस लेंस को जकड़ के रखती हैं, ठीक है ना। इधर उधर हिलने डुलने नहीं, जकड़ के रखती हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो इनमें क्या हो जाता है, लूज हो जाती हैं, ढीली हो जाती हैं, नई नई बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है ना। तो मांसपेशियों में हलचल सी होने स्टार्ट हो जाती है उम्र बढ़ने के साथ साथ। फिर आगे आपका लेंस है। लेंस कौन सा है आपका, उत्तल लेंस होता है इसमें, ठीक है ना। ये बीच में क्या है, पुतली है। पुतली भी तो होती है, आइरिस जिसको हम बोलते हैं। वो किस पे डिपेंड करती है, प्रकाश की तीव्रता पे। अगर तीव्रता ज़्यादा है, जैसे कोई भी फॉक्स डालें हम आँख के ऊपर या सूर्य की तरफ देखें तो क्या होगा, सिकुड़ जाएगी। जैसे छाया आएगी ऑटोमेटिक फैल जाती है। तो ये पुतली होती है। इस लेंस के जस्ट पीछे की तरफ आपका बना होता है एक रेटिना पॉइंट। क्या होता है, रेटिना। कि जो चीज़ यहाँ से हम देखते हैं उसका प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा वहाँ पे। और रेटिना कनेक्शन होता है आपका किससा, तंत्रिका तंत्र से पीछे की तरफ, ठीक है ना। तो वो फिर वो मैसेज आता है माइंड के लिए, ठीक है ना। और रेटिना और लेंस के बीच में आपका भरा होता है काचाभ द्रव, जो सेफ्टी के पर्पज से होता है, ठीक है ना। और एक होती है दृष्टि पटल। तो ये कुछ इसके पॉइंट हैं जिनको आप एक नेत्र के अनुसार पढ़ोगे कि नेत्र में कौन कौन सी चीज़ अवेलेबल होती हैं, ठीक है ना। तो उसका एक स्ट्रक्चर के थ्रू मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कैसे कैसे क्या है, कौन सी चीज़ कहाँ अवेलेबल है। तो ये भी एक थ्योरेटिकल पार्ट है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके दोष नेत्र के, कि कौन कौन से दोष अवेलेबल होते हैं, उपलब्ध होते हैं इसके अंदर। इसके बाद फिर आपका
उपकरणों के बारे में आएगा, उसमें डेरिवेशन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो देखिए, नेत्र या आंख, बायोलॉजी में पढ़ते हैं आप इसको डिटेल में अच्छी तरह से। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, जैसे ये तो एक लेंस हो गया, इस तरीके का स्ट्रक्चर है आपका। इस तरीके का, ठीक है ना। अब इसके कौन कौन से भाग हैं, देखो ये तो लेंस हो गया, कौन सा लेंस होता है, ये उत्तल लेंस। ये ऊपर का भाग जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कॉर्निया। ये जो पेशियां हैं इसको हम बोलते हैं पक्षभावी पेशियां। जो लेंस को जकड़ के रखती हैं, ठीक है। ये हो गया आपका काचाव द्रव। इसके जस्ट पीछे इस पॉइंट पे होता है आपका रेटिना। यहाँ क्या होता है, रेटिना। और यहाँ पे जो पॉइंट बने होते हैं, ये होता है आपका दृष्टि पटल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतने याद रखने हैं आपको। ये क्या होते हैं आपके, दृष्टि पटल। और ये होता है आपका दृक तंत्रिका तंत्र। क्या होता है ये, दृक तंत्रिका तंत्र। तो इस तरीके से आप एक नेत्र का स्ट्रक्चर बना के उनके बारे में यहाँ लिख सकते हो। थॉर्टिकल पार्ट है, ठीक है ना। इसको मैं ऐसे बता देता हूँ। कॉर्निया यानी कि यहाँ से एक शटर का काम करता है, यानी कि आपका ये स्वच्छ पटल भी है, इसको साफ करने के काम में आता है, ठीक है ना। आँख को स्वास्थ्य, कोई गंदगी ना जाए, कोई कुछ ना हो। ये लेंस उत्तल लेंस होता है, चीज़ों को देखने के काम में आता है। पश्चिमावी पेशियां इस लेंस को जकड़ के रखती हैं, बैलेंस बना के, इधर उधर मूवमेंट करने के लिए। काचाव द्रव, रेटिना और आपका जो लेंस होता है इसके बीच में भरा होता है, ठीक है ना, सेफ्टी पर्पस से। किसके पर्पस से, सेफ्टी पर्पस से होता है ये। लेंस के जस्ट अपोजिट साइड आपका रेटिना होता है। जैसे ही यहाँ से किरणें इसके अंदर प्रवेश करती हैं लेंस होते हुए, तो यहाँ पे इसका क्या बनता है, एक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और उस उल्टे प्रतिबिंब को, ये कनेक्शन किससे होता है, आपके मस्तिष्क से होता है, पीछे के भाग से, ठीक है ना। ये कनेक्शन यहाँ होता है। तो ये थॉर्टिकल पार्ट है, ठीक है ना। समझाने का इसमें इतना कुछ वो मतलब है नहीं, बायोलॉजी वगैरह में ज़्यादा टॉपिक है, आप बुक से इसको डिटेल में और अच्छी तरह से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आँख है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आते हैं इसके दोष जो होते हैं। क्या आते हैं इसके दोष, इनको एक एक को आप लिख सकते हो थोड़ी नोट्स बना के, रेटिना के बारे में, काचाव द्रव के बारे में, दृक तंत्रिका तंत्र के बारे में, इनको आप लिख सकते हो। फिर इसके बाद आते हैं इसके दोष। तो वो दोष कौन कौन से होते हैं, जो आपके दोष होते हैं, उन दोषों में एक दोष आता है आपका नेत्र दोष।
पहला होता है दूरदृष्टि दोष। इनके बारे में बहुत पूछा जाता है। दूरदृष्टि दोष, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाइपरमेट्रोपिया। अब हाइपरमेट्रोपिया का मतलब क्या है कि दूर की वस्तुएं हमें कैसे दिखाई दें? क्लियर दिखाई दें। पास की वस्तु कैसे दिखाई दें? धुंधली दिखाई दें। ठीक है ना। अगर किसी आदमी के आंखों में ये दोष है, किसी व्यक्ति के, तो उस दोष को हम क्या बोलेंगे? दूरदृष्टि दोष। जैसे दूर की चीजें तो हम स्पष्ट देख सकते हैं, कई बार होता है पास की चीज हम नहीं देख पाते ना, तो ऐसे दोष को हम क्या बोलते हैं? दूर। तो अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो आपका लेंस होता है, ये आंख का, ये आपका रेटिना है पीछे की तरफ, ये क्या है? रेटिना। यानी कि रेटिना इसका एक इंपॉर्टेंट भाग है। क्या? एक इंपॉर्टेंट भाग। अब जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहां है, ये वस्तु है, वस्तु से किरणें इस पे आपतित होती हैं ऐसे, तो इसका ये क्या करेगा? इसका जो प्रतिबिंब है रेटिना के पीछे की तरफ बनाता है ऐसे, यहां प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना के पीछे की तरफ, यहाँ पे। तो इस वजह से जो दूर की वस्तु है वो तो हमें कैसे दिखाई देती हैं? स्पष्ट दिखाई देती हैं। लेकिन पास की चीजें हमें कैसे दिखाई देंगी? धुंधली दिखाई देती हैं। ठीक है ना। तो प्रतिबिंब आपका यहाँ बनता है इमेज, इसमें ये इसका मुख्य है। मांसपेशियों में खिंचाव होने के कारण, उम्र बढ़ने के कारण, ठीक है ना, इस तरीके से प्रॉब्लम होती हैं। कई में तो छोटे बचपन में ही होने लग जाती हैं, ज़्यादा टीवी देखने के कारण, या आनुवांशिक होती है, ऐसी चीज़ें। इसको निवारण कैसे करें? तो ये तो हो गया दोष। निवारण करने के लिए यानी कि इसका जो सॉल्यूशन है, उसके लिए हम क्या करेंगे? एक उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस, उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस इस वाले लेंस के जस्ट सामने रख दें, यहाँ पे इस तरीके से। ये लेंस हो गया, ये आपकी आंख है, ऐसे। और यहां से वस्तु, ये वस्तु है, यहां से किरणें इसमें जब जाती हैं तो इसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पे ही बनता है, यहीं बनेगा। यानी कि ये पीछे से शिफ्ट होकर कहाँ चला जाएगा? रेटिना पे। आई इमेज जो बनेगी, ठीक है ना। तो ये दोष यहाँ पे क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। पहले पीछे बन रहा था, अब कहाँ बनेगा? रेटिना पे बनता है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो जाती है? फिनिश हो जाती है। तो इसको तो हम बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। उसके बाद एक आता है निकट दृष्टि दोष। क्या आता है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का मतलब, जैसे इसमें तो दूर की चीजें ज्यादा स्पष्ट दिखाई दे रही थी, निकट दृष्टि दोष में क्या होगा? निकट की चीजें ज्यादा सही दिखाई देती हैं, स्पष्ट, और दूर की जो चीजें हैं वो धुंधली दिखाई देती हैं। निकट की तो स्पष्ट और दूर की धुंधली। तो इसका जस्ट उल्टा है एक तरीके से। तो इसको देख लेते हैं। तो इसको हम बोलेंगे निकट दृष्टि दोष, यानी कि मायोपिया। ये दूसरा है, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। तो ये आपके दोष हैं जो वाकई में आपकी आंखों में अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना। फिर उनका आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट मांगते हो, फिर आप चक्का चश्मा लगता है, कितने नंबर का लगता है,
कई कईयों को तो दोनों ही प्रॉब्लम हो जाती हैं, किसी को एक प्रॉब्लम होती है, तो उस हिसाब से डॉक्टर एक पूरी जांच पड़ताल करके चेकअप करके तब आपको ये सजेस्ट करता है, ठीक है ना, कि जो आपका चश्मा होगा स्पेक्टल होता है आँख, उसमें कौन सा लेंस लगना है, किस साइज का लगना है, क्या लगना है, वो सारा चेकअप किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, निकट की चीजें, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, दिखाई देती हैं और दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। तो ये मेन पॉइंट है इसका, ठीक है। अब क्यों होती है ये प्रॉब्लम, कारण क्या है इसके पीछे, तो कारण ये है कि जो आपका प्रतिबिंब है इसमें तो कहां बन रहा था, इस रेटिना से पीछे की तरफ बन रहा था, इसमें बनता है आगे की तरफ। कहां बनता है, आगे की तरफ। चाहे पीछे बने चाहे आगे बने, इसका मतलब कोई ना कोई बीमारी तो है, कोई ना कोई दोष है, तो हमें तो क्या करना है, उसको रेटिना पे बनेगा तब वो स्पष्ट रूप से हमें कोई बीमारी का सॉल्यूशन करना होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, वही सेम थिंग, कारण क्या हो जाएगा इसका, लिख सकते हैं प्रतिबिंब दृष्टिपटल या रेटिना, रेटिना से पहले बनता है। ये इसका मुख्य कारण है, दृष्टिपटल से पहले। यहां हम देखते हैं उसको, यहां इमेज बनती है उसकी। निवारण बनाने से पहले इसका एक चित्र बना देते हैं, जैसे ये आंख हो गई, ठीक है, ये वस्तु है, अब यहां से किरणें ऐसे इस पे आपतित हो रही हैं, तो ये इसका जो प्रतिबिंब है वो पहले ही बन जाता है यहाँ पे, ये आई, जबकि रेटिना यहाँ पे है, यहाँ बन जाता है इमेज, ठीक है बेटा। किरणों को शो कर सकते हो आप ऐसे। तो ये तो हो गया दोष, यानी कि कारण क्या है। अब इसका निवारण करें, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या होगा कि उचित फोकस दूरी का एक अवतल लेंस के आगे लगा दें, ठीक है ना। तो क्या करेंगे निवारण के लिए, ऐसे ये वस्तु हो गई, ठीक है ना, तो यहां से जब जाएंगी किरणें ऐसे, तो उनको वो क्या करेगा, एक पॉइंट पे फोकस कर देगा यहाँ, ठीक। डायरेक्शन आप शो कर सकते हो इनकी, ऐसे किरणें इसमें जाएंगी तो यहीं पे आपकी इमेज बनेगी रेटिना पे, इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना पे। तो इसका जो मुख्य जो कारण हो गया वो यही हो गया, ठीक है बेटा। पहले बन रहा था, अब रेटिना पे सेट कर देंगे इसको। तो ये तो हो गया कौन सा, निकट दृष्टि दोष, इसको मायोपिया बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइपर मायोपिया। इसको क्या बोलेंगे, हाइपर मायोपिया, इंग्लिश टर्म ही यूज करना, याद रखना, ठीक है बेटा। ऐसे ही इसमें
और भी दोष हैं, जैसे तीसरा दोष होता है जरा दूर दृष्टि दोष। कौन सा होता है? जरा दूर दृष्टि दोष। तो जरा दूर दृष्टि दोष में ना तो दूर की चीजें हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं, ना पास की चीजें हमें स्पष्ट दिखाई देती हैं, तो यानी कि दोनों बीमारियां होती हैं। तो ऐसी दोष को या ऐसी प्रॉब्लम को हम क्या बोलेंगे? जरा दूर दृष्टि दोष। तो देखते हैं, जरा दूर दृष्टि दोष तीसरा। जरा दूरदृष्टि दोष का मतलब है यानी कि दूर एवं पास या निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। यानी कि दोनों ही प्रॉब्लम उसकी आंखों में होती है, ठीक है ना। तो ऐसे दोष को हम क्या बोलेंगे? जरा दूर दृष्टि दोष। अब इसमें जो इसका निवारण होता है, जैसे किसी की आंखों में ये प्रॉब्लम है, तो सॉल्यूशन करने के लिए यानी कि निवारण करने के लिए एक द्विफोकसी लेंस का यूज किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा चश्मे के अंदर, बचपन में भी हो जाती हैं कई चीजें, चश्मा होता है मोटा मोटा सा, उसमें एक लाइन सी होती है बीच में शीशे में, चश्मे में। तो नीचे का जो भाग होता है वो तो होता है उत्तल, और ऊपर का भाग होता है वो होता है अवतल, ठीक है ना। जैसे ये सपोज ये इस तरीके का लेंस है चश्मे का, तो इसमें से ये वाला जो भाग है ये तो कौन सा हो जाएगा? उत्तल नीचे का, और ऊपर का कौन सा हो जाएगा? अवतल। तो ये नीचे हो गया उत्तल और ये हो जाएगा अवतल। तो ये तभी पहना जाता है जब दोनों ही प्रॉब्लम आपके हों, और अगर एक ही प्रॉब्लम है वो तो आपके पहले वो दोनों दोषों में आ जाएगा। जिनमें दोनों प्रॉब्लम है, जैसे अब देखो कोई चश्मे को आगे खिसका लेता है, कोई पीछे ऊपर कर लेता है दूर की चीज़ों को देखने के लिए, तो वही चीज़ें हैं ऊपर नीचे करके देखने चश्मे से। तो जरा दूर दृष्टि दोष के अंतर्गत ही आता है वो, ठीक है बेटा। और लास्ट पॉइंट एक और बचा है इसमें, जिसको हम बोलते हैं अबिंदुकता। क्या बोलेंगे? अबिंदुकता। अबिंदुकता का मतलब क्या है? अबिंदुकता का मतलब होता है जैसे कोई भी विंडो है और विंडो में सेक्शन बने हुए हैं, क्षैतिज भी बने हुए हैं और ऐसे भी बने हुए हैं ऊर्ध्वाधर, तो हमें केवल एक ही चीज दिखाई दे, या तो क्षैतिज दिखाई दे या ऊर्ध्वाधर दिखाई दे, ठीक है ना। तो इस दोष को हम क्या बोलेंगे? अबिंदुकता। ये बहुत मतलब रियर केस में कई लोगों में पाई जाती है, मुख्य रूप से तो यही होती हैं तीनों, लेकिन किसी किसी में हो सकती है। तो चौथी जो है इसमें वो है दोष अबिंदुकता। अबिंदुकता में लिख सकते हैं क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर लाइनों में से केवल एक भाग ही दिखाई देना। तो अगर किसी के अंदर ये दोष है तो उसको एक ही भाग दिखाई देगा, कोई सा भी, दूसरा नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो इसका जो मुख्य कारण है जैसे हम इसको चित्र बना कर रिप्रेजेंट करें, जैसे यहाँ पे सेक्शन है, कोई ये वस्तु है,
और इसमें दोनों चीज़ें बनी हुई हैं, क्षैतिज भी हैं और ऊर्ध्वाधर भी हैं। और उनके किसी में ये दोष है, किसी व्यक्ति के आँख के अंदर, ठीक है। अब यहाँ से किरणें जब इन पे अप्लाई होंगी ऐसे, तो रेटिना पे तो बनता है, लेकिन मांसपेशियों में खिंचाव आ जाए या कुछ हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, बुढ़ापे में हो जाए, यानी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, तो जैसे यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है वो केवल या तो क्षैतिज रूप में होगा ऐसे, या ऊर्ध्वाधर रूप में हो जाएगा। तो इसका जो निवारण है, उस निवारण करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बेलनाकार स्पेशल टाइप का आपको लेंस बनवाना पड़ता है। कैसा बनवाना पड़ता है, एक स्पेशल ऑर्डर देकर, यहाँ पे एक बेलनाकार लेंस लेना पड़ेगा इस तरीके से, और उसको अपने चश्मे में फिट करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ से किरणें इस पे आपतित होंगी ऐसे, और ये इनको फोकस कर देगा कहाँ पे, रेटिना पे। अब यहाँ पे दोनों चीजें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकती हैं। तो यहाँ पे बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार के लेंस का, बेलनाकार लेंस। तो ये इसके कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। तो ये 4 तरीके के दोष हो गए, वर्टिकल पार्ट है, दोष मुख्य रूप से आते हैं, ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम पूछ ले कि भाई इसका निवारण क्या है, इसका चित्र बना कर समझाओ, तो ये चीज़ें आनी चाहिए बस। इसके आगे के जो टॉपिक है, अब उनमें आते हैं आपके उपकरण, जो कि नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। जैसे आपने सूक्ष्मदर्शी, अब ये अंतिम पड़ाव चल रहा है चैप्टर का, सूक्ष्मदर्शी है, दूरदर्शी हो गया, फिर उनके जो भाग हैं, ठीक है ना। जो सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी हो गया, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो गया, दूरदर्शी का परावर्तक दूरदर्शी हो गया, ठीक है ना, अपवर्तक दूरदर्शी हो गया। तो इस तरीके के इसके भाग हैं, उनकी डेरिवेशन है, सरल की डेरिवेशन है, संयुक्त की है और दूरदर्शी की है, ठीक है ना। कौन कौन से उनकी आवर्धन क्षमता का सूत्र निकालना होता है उसके अंदर, इसका मान आवर्धन क्षमता m का, कैसे कैसे वो निकालेंगे, तो वो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है ना। आई होप कि आप इसको पढ़ोगे ध्यान से। थैंक यू एंड वेरी मच।